सर हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आपके साथ लाइव वीएससी हेयर क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके हेयर एंड स्किन से संबंधित समस्याओं के बारे में। मेरे साथ विक्रांत है, मेरे सहयोगी। और विक्रांत, आपके प्रश्न, नमस्ते विक्रांत, आपके प्रश्न मेरे तक पहुंचाएंगे। और समय थोड़ा सा कम रहेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में है। 15 से 20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, तो जो भी आपके प्रश्न आप जल्दी से पूछ सकते हैं। तो आप, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाल हमारे सुंदरता के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बाल कम है तो वही व्यक्ति जान सकता है कि उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसको लगता है कि उसकी सफलता में कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी बाधक है। और बाल ब्यूटी का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो यदि बालों की आपको कोई भी समस्या है, डैंड्रफ है, हेयर लॉस है, थिनिंग है, तो आप क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पे जी मैक्सिमम कमेंट्स में यही आता है कि जो दूर के पेशेंट्स हैं उनको आप ऑनलाइन कंसल्टेशन सजेस्ट करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो वो कहते हैं कि क्या प्रॉपर डायग्नोज हो पाता है ऑनलाइन कंसल्टेशन में? हाँ, ज्यादातर पेशेंट का हो जाता है, क्योंकि ये अनुभव की बात है। लगभग आप समझो कि 20-22 साल की कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद पेशेंट को देखते ही समझ जाते हैं कि उनसे प्रश्न करके उनकी स्कैल्प को फोन पे देख के आइडिया लग जाता है कि किस तरह का उसको दिक्कत है, किस तरह का उसका जो बीमारी है वो किस तरह की है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रिकमेंड होता है। किसी वजह से कोई पेशेंट समझ नहीं आता तो फिर उसको क्लिनिक पे कॉल कर बुला लिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जीएफसी और पीआरपी के बारे में आप हमेशा बताते हैं, तो जीएफसी और पीआरपी के रिजल्ट में कितना डिफरेंस हम देख सकते हैं? डेफिनेटली डिफरेंस है। ये जीएफसी पीआरपी का एडवांस वर्जन है। करने का तरीका वही है। इसकी ट्यूब्स अलग होती हैं जिनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। कई किस्म के, लगभग 5 से 6 किस्म के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो जीएफसी ट्यूब्स के अंदर मिलते हैं पीआरपी से एक्स्ट्रा। इसलिए वो ग्रोथ फैक्टर्स के कारण 2 से 3 गुना तक रिजल्ट पीआरपी से जीएफसी का देखने में आता है। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी वजह से बाल चले गए हैं, कई बार प्लग करने से भी टूट जाते हैं, ट्राइकोटिलोमेनिया जैसे आप बताते हैं उसकी वजह से भी टूट जाते हैं बाल और बिल्कुल ही गंजापन आ जाता है, क्या वो बाल भी डॉक्टर साहब वापस आ सकते हैं? हाँ, ट्राइकोटिलोमेनिया में बालों की जो फॉलिकल होती है वो इंटैक्ट रहती है, वो खत्म नहीं होती। बाल सिर्फ खींचने की वजह से बाल जाते हैं। जैसे ट्रैक्शन एलोपेशिया में बाल खींच पड़ने की वजह से जाते हैं, है ना। उसमें लगातार अगर बार बार खींच पड़ती रहे तो बाल जो है वो बिल्कुल पतला होके कोटेक्स खत्म हो जाती है और बाल परमानेंट जा सकता है। लेकिन इस केस के अंदर स्पेशली ट्राइकोटिलोमेनिया में एक्सक्लामेशन हेयर बचा होता है और वो एक्सक्लामेशन हेयर धीरे धीरे करके दोबारा से बालों को वापस ले आता है। तो इसमें परमानेंट बाल का लॉस नहीं होता ट्राइकोटिलोमेनिया में। डॉक्टर साहब, सोराइसिस की वजह से बाल चले गए हैं, क्या वो बाल ट्रीटमेंट से वापस आएंगे? हाँ, अगर सोराइसिस की वजह से बाल गए हैं और वो अभी गए हैं 2 से 3 महीने में, तो चांसेस ये होते हैं कि फॉलिकल बचे हुए हों स्कैल्प के नीचे, तो उन बालों को वापस लाया जा सकता है। लेकिन वो अगर ज्यादा पुराना हो गया है और सोराइसिस की वजह से साल से ज्यादा समय हो गया है, स्कार वहां पे बन गया है, तो वो बाल आना संभव नहीं होता है किसी भी वजह। जी डॉक्टर साहब, अगर मान लो जैसे कई बार हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से या जलने की वजह से उनके स्कैल्प से बाल चले गए हैं और वहां पे एक स्कार कह सकते हैं या फिर एक स्पॉट बन गया है, क्या वहां बाल आ सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, जब जलने की वजह से बाल जाते हैं तो फॉलिकल ही डैमेज हो जाता है। स्किन की जो लेयर्स होती है, जो स्किन की क्यूटिकल, जो बाल की ऊपर की लेयर होती है और जो स्किन की जो नीचे की लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। उस डैमेज होने की वजह से पूरा फॉलिकल ही डैमेज हो जाता है और वो स्कारिंग वाला बाल दवाइयों से या थेरेपी से नहीं आता। उसके लिए हाँ, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ट्रांसप्लांट में 50% पेशेंट में संभावना होती है कि यदि वो जो नीचे सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, वो बची हुई है, जलने का असर वहां तक नहीं आया, तब वो बाल वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर स्किन का वो वाला हिस्सा भी जल गया है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है, तो फिर वहां बाल नहीं आते। जी, तो डॉक्टर साहब फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा? उसके लिए तो हेयर पैच ही एक ऑप्शन है हमारे पास, और कोई दूसरा तरीका नहीं बचता। जी, अगला कहते हैं, डॉक्टर साहब जैसे मैंने ट्रांसप्लांट कराया है और मेरी एज अभी 22 ईयर्स है, तो क्या ये हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर भी जा सकते हैं? नहीं, आमतौर पर ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं जाते अगर वो सेफ जोन से लिए गए हों, क्योंकि सेफ जोन आप देखते होंगे 80 साल का बुजुर्ग है उसको भी रहता है। लेकिन अगर वो सेफ जोन के अलावा बाल लिए गए हैं तो फिर वो बाल जा सकते हैं, चाहे वो डोनर एरिया कोई सा भी हो। अगर वो सेफ जोन से नहीं है फिर वो बाल जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि
जैसे बताया जाता है कि दाढ़ी से भी बाल लिए जा सकते हैं या छाती से भी बाल लिए जा सकते हैं अगर डोनर एरिया हमारा कम है, तो कितने % बाल लिए जा सकते हैं दाढ़ी से या छाती से? हम वीएससी के अंदर सिर्फ 2 ही जगह से बाल लेते हैं, ओसिपिटल से, सिर के बैक हिस्से से जिसे सेफ जोन कहा जाता है, और या फिर बियर्ड से, दाढ़ी से। हम चेस्ट के अन्य बॉडी पार्ट्स के बाल नहीं लेते क्योंकि उन बालों की जो क्वालिटी होती है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती, स्कैल्प और बियर्ड की जैसी बाल नहीं होते। वो ज्यादा जो बाल होते हैं वो वेलस की तरह से होते हैं, तो इस तरह से वो वाले उन बालों में और स्कैल्प वाले बालों में फर्क होता है। तो हम जो बाल लेते हैं वो यहीं के लेते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स हम यूज नहीं करते। उनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते और वो जल्दी चले भी जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है कि आजकल बालों की समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 20-25 साल पहले अगर देखा जाए तो बालों की इतनी समस्याएं नहीं होती थी, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है डॉक्टर साहब? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है कि बालों की जो समस्याएं हैं वो इस वजह से बढ़ती जा रही है कि लाइफस्टाइल हमारा खराब हो गया है। हम स्ट्रेस में रहने लगे हैं, खान पान अच्छा नहीं रहा, हर चीज के अंदर खाने की पेस्टिसाइड्स हैं। तो जब भोजन ही सही नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, बाल कैसे अच्छे रहेंगे? बालों को मिलने वाले मिनरल जब नहीं मिलेंगे तो बाल कैसे अच्छे रहेंगे? मिलेंगे तो वो केमिकल वाले होंगे, मिलेंगे तो वो जहर वाले होंगे, तो हमारे बाल कैसे अच्छे रहेंगे? दूसरा, स्ट्रेस में हम इतना रहते हैं, टेंशन में है, तनाव में है, तो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है, वो बालों को पतला कर देता है ना, बालों को ब्लीच कर देता है, जिससे बाल कम उम्र में सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ने का कारण बनते हैं। तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो आज के लाइफस्टाइल ने डाला है। पिछले 20 सालों में बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करना भूल गए हैं, बच्चे अच्छा खाना भूल गए हैं, फास्ट फूड खाते हैं। तो जब अच्छा खाएंगे नहीं, है ना, सैर नहीं करेंगे, जिम नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, है ना, कोई भी वर्कआउट नहीं करेंगे, तो कैसे बाल अच्छे रहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बालों को स्वस्थ रखने के लिए कोई होम रेमेडीज या हमें क्या क्या पोषण या क्या क्या आहार लेना होता है, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बालों के लिए नियमित रूप से आप खूब अच्छा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स खूब चाहिए आपको, ठीक है। बादाम, अखरोट, हर रोज 2 अखरोट, 10 बादाम एक अडल्ट के लिए, बच्चे के लिए 1 अखरोट और 5 बादाम 10 साल से कम के लिए, ठीक है। हरी सब्जियां, जो भी सीजनल सलाद आता है वो खूब खाइए, हरी सब्जियां खूब खाइए, जिससे विटामिन B12 हमारे अंदर पूरा हो सके, B5 मिल सके हमें। खूब सारा पालक खाइए, मेथी खाइए, बथुआ खाइए, हरी चटनी में धनिया पुदीना यूज करिए, ठीक है, जिससे आयरन हमारा अच्छा रहे, है ना। प्रोटीन के लिए दूध खूब पीजिए, दही खाइए, है ना, और इनसे हमें कैल्शियम भी मिलेगा। और बस इस तरह से अच्छा रखिए। पानी 7-8 गिलास पीजिए, 7-8 घंटे की नींद लीजिए। स्ट्रेस है तो मेडिटेशन करिए, 30 से 40 मिनट का वर्कआउट करिए कोई भी। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपने बालों को और हेल्थ को स्वस्थ बढ़िया रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, लगभग 1 साल पहले मुझे स्किन की कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, लेकिन चेहरे पर निशान रह गए हैं और जो स्किन का कलर भी वो डिफरेंट हो गया उस जगह से। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, किसी भी अगर स्किन की कोई आपको दिक्कत हुई है, चाहे वो चेहरे पे एक्ने हुए हैं, ब्लेमिशेस हुई हैं, या किसी भी वजह से स्कार आ गया है, तो स्कार भी 2 किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट रहने वाले स्कार। अगर डीप स्कारिंग हुई है, आपकी सुपरफिशियल स्किन से नीचे डीप स्किन होती है, वहां पे किसी बीमारी का अटैक आया है, तो फिर वो स्कार परमानेंट चला जाता है, वो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी से ही जाएगा। उसके अलावा सुपरफिशियल स्कार है, वो लाइफस्टाइल ठीक करने से, कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट से चला जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर तो यही है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कर लें और उनकी गाइडेंस के अंदर ही ट्रीटमेंट शुरू करें। रूटीन में जो लाइफस्टाइल है वो आप अच्छा रख सकते हैं। जैसे हम हेल्थ की अपने बाकी इश्यू दूर करने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, लाइफस्टाइल को बेहतर रखने के लिए चीजें करते हैं, वही आपको करनी है। बालों के लिए, चमड़ी के लिए कोई अलग से नहीं है। पानी अच्छा पीजिए, खूब फाइबर खाइए, जो बातें मैंने पिछले प्रश्न में बताई वही सारी आप फॉलो करें। ठीक। डॉक्टर साहब, मेरी एज 25 इयर्स है और मेरे जो दाढ़ी के जो बाल हैं वो ब्राउन हो गए हैं। मैंने कोई कलर भी नहीं लगाया है या कोई भी जेल वगैरह भी कोई यूज नहीं किया है, ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर साहब? इसके कारण 2 हो सकते हैं। एक कारण तो छिपा हो सकता है जीन्स में, जेनेटिक कारण से कोई आपको एंजाइम ऐसा मिला जिसकी वजह से मेलानोसाइट डीएक्टिवेट होना शुरू हो गए और वो मेलानिन जो ब्लैक कलर देता है वो कम बनना शुरू हो गया। दूसरा कारण आहार में हो सकता है। कुछ तरह के विटामिन ऐसे होते हैं, जैसे विटामिन B5 होता है या फोलिक एसिड होता है,
है ना, या विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, वो अगर किसी वजह से कम मिले तब आपके बाल जो है वो आपके बाल ग्रे भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, पिगमेंटेशन भी उनकी कम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 कारण होते हैं। तो अगर इनमें से कोई कारण है तो आपको पता होगा ऐसा कुछ चेंज हुआ है या जीन्स में ऐसा है। अगर नहीं है फिर हो सकता है मेडिकल कंडीशन हो गई ऐसी, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की राय लेनी पड़ेगी। यही तरीके हैं बस। जी, तो मतलब ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डायग्नोज होने के बाद किस वजह से हुआ है बिल्कुल ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी। अगला प्रश्न है सर, कितने समय तक मेडिसिन लेनी जरूरी होती है डॉक्टर साहब? हेयर रिलेटेड, मान लो जैसे ये हेयर की मेडिसिन की बात करें, डिपेंड करता है बीमारी क्या है। 2 से 3 महीने में भी आप ठीक हो सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की आपको डायग्नोज क्या हुआ है, आपको बालों की किस तरह की समस्या है। ये सारा उस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपको किस तरह का जो बालों का बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, सफेद हो रहे हैं बाल, डेंड्रफ है, किन कारणों से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्यूरेशन कितना लंबा रहने वाला है। जी। अगला क्वेश्चन है सर, डॉक्टर साहब कैसे पता करें कि अब हमारे जो इनिशियल स्टेज है जो वो स्टार्ट हो चुकी है बालों की, ताकि हम समय पे आपको चेकअप करा सके? अभी 1 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है 7 स्टेजेस ऑफ बाल्डनेस इन मेल्स, और उसके ही 2 दिन बाद एक वीडियो अपलोड किया है 3 स्टेजेस ऑफ बाल्डनेस इन फीमेल्स। तो वो दोनों वीडियो आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1st ग्रेड से लेकर 7 ग्रेड तक कौन कौन सी ग्रेड्स हैं, साइन क्या है जिससे आपको पता लग जाए कि आप कौन सी ग्रेड में हैं, और उनके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, वो सारा मैंने विस्तार से बताया है। उस 15-16 मिनट का वीडियो है मेल्स के लिए, और 5 से 6 मिनट का वीडियो है जिसमें 3 स्टेजेस ऑफ फीमेल हेयर लॉस है। वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको दोनों की ही समस्याएं समझ आ जाएंगी। जी। डॉक्टर साहब 59 ईयर्स है एज, और क्या ये ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? बिल्कुल, हमने 70 साल के भी व्यक्ति का ट्रांसप्लांट किया हुआ है, तो ट्रांसप्लांट के लिए 18 साल से लेकर 70 साल तक कोई भी व्यक्ति करा सकता है। जी सर, मैंने 3 महीने ट्रीटमेंट लिया, 2 महीने तक मेरे बाल रुके, अब फिर से हल्के हल्के झड़ना शुरू हुए हैं, तो क्या करें सर? और ग्रोथ भी रुक गई है। आप कंटिन्यू करें, वो बीच में इस तरह के फेज आते हैं, वो डिफ्यूज फेज में बाल जाते हैं, नजर में जाते हैं, तो ऐसा फेज आ सकता है। दवाइयां मत छोड़ें और नियमित अपना ट्रीटमेंट लें। आप जो लाइफस्टाइल की चीजें बताई जाती हैं आप उनका ध्यान रखें। जी। क्या सर एलोपेशिया को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है कि वो कभी भी लाइफ में आगे कभी ना हो? एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स होने से होती है, और ये कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि ये शरीर के अंदर कब पैदा होगी। एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी ये हो सकती है, रेकरेंट हो सकता है, तो ये कहना कि दोबारा नहीं होगा ये तो इम्पॉसिबल है। जी। डॉक्टर साहब जैसे मेरे बाल व्हाइट है और मैं मेहंदी का यूज कर रहा हूँ, जो हर्बल नॉर्मल मेहंदी होती है, क्या ये सही है कलर के बजाय? मेहंदी अच्छा है, मेहंदी तो एक नेचुरल कंडीशनर है, उसको आप लगातार यूज करें, वो आपके बालों के रखरखाव के लिए भी अच्छी है, आपके बालों को ठंडा भी रखती है, आपके बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करती है, आपके स्कैल्प को नरिश भी करती है, आपको डेंड्रफ है उसको भी दूर करने में हेल्प करती है, तो नेचुरल कंडीशनिंग मेहंदी करती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी है। जी। अगला प्रश्न है सर, डेंसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है मेडिसिन से? डिपेंड करता है कि अगर बाल डोरमेंट फेज में पड़े हैं या कुछ समय 2-3 महीने में बाल गए हैं, उनको लाया जा सकता है। जो पुराने बाल चले गए हैं, जहां स्कारिंग होगी है, वो वाले बाल वापस नहीं आ सकते। जी। तो यही बात ट्राइकोस्कोप में पता लग जाती है। जी। डॉक्टर साहब थायराइड की प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ शुगर भी है, तो क्या इस केस में भी बाल झड़ते हैं? हाँ, थायराइड जो वो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर है, उसके अंदर बाल पतले होते हैं, जैसे पीसीओडी में होते हैं ऐसे ही थायराइड में होते हैं। तो थायराइड के अंदर बाल पतले होते हैं, शुगर में इटसेल्फ नहीं होते, लेकिन थायराइड में बाल पतले होते हैं। जी। डॉक्टर साहब अनवांटेड हेयर के लिए आपके पास मैं लेजर कराना चाहता हूं, क्या उसके द्वारा किए हुए जो हेयर रिमूव किए हुए कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं, 70 से 80% तक लोगों को बाल वापस नहीं आते, लेकिन 20 से 30% लोगों को आ सकते हैं। कोई अभी तक दुनिया में ऐसा लेजर नहीं मिला जो 100% ये एश्योर कर दे कि आपको एक बार लेजर करा लिया कि बाल वापस नहीं आएंगे। जी। डॉक्टर साहब हमारे शहर में 20 से 25% में भी हेयर ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, आपका हेयर ट्रांसप्लांट उससे किस तरह से डिफरेंट है, प्लीज बताइए। मैं एक मोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे शर्ट 500 रुपए में भी आती है और 2000 रुपए में भी आती है,
ठीक है ना, बात क्वालिटी की है। कौन लोग कर रहे हैं, कैसी कंडीशन में, हाइजेनिक कंडीशन में, कितना हाइजेनिक कंडीशन में कर रहे हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने कॉस्मेटिक तरीके से कर रहे हैं। बालों को लेना है ना, हेयर लाइन को डिजाइन करना, उसको तरीके से लगाना, कम से कम बाल खराब हो, मैक्सिमम बाल लगे, ये सारी बातें बड़ी प्लानिंग की होती है। यार, सारा का सारा खेल उस चीज का है बस। ये भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब, क्या सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं? बिल्कुल, हर हर प्रोसेस है, हर चीज जी। हर चीज। यानी डॉक्टर साहब ये जो बातें आपने बताई उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज फॉलो कर रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन विच कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड्स। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट है वो किन किन कारकों पे आधारित है। ऐसे लोग भी हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा पैसा ट्रांसप्लांट का लेते हैं, ठीक है, जी। तो आप वो देख सकते हैं। डॉक्टर साहब मैंने आपके यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया था और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन अब मेरे कुछ बाल थिन हो रहे हैं, वो क्या कारण हो सकता है? ट्रांसप्लांट के बाद बाल झड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके अपने हेयर हैं, वो डिफ्यूज फेज में भी जाएंगे, नजर में भी जाएंगे। तो वो नॉर्मल है, एक साइकिल है, वो बाल आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप रूटीन केयर रखिए और खान पान अच्छा रखिए। अगर ज्यादा दिक्कत है तो फिर अपने डॉक्टर को दिखाइए या एक बार बीएससी में आके दिखाइए। जी डॉक्टर साहब, फिनोस्ट्राइड के बारे में बताइए। मैंने ये दवाइयां यूज की है और मुझे ये जो है गलत इफेक्ट ऐसा लग रहा है कर रही है। क्या ये गलत इफेक्ट करती हैं? बहुत लंबे टाइम तक फिनास्ट्रेट नुकसान कर सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकती है, जो जिसे मेल फर्टिलिटी कहते हैं, जिसे हम पुरुषों की ताकत कहते हैं, मतलब पुरुष कहते हैं, वो उसको कमी कर सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसे मतलब जो हमारा मेल पार्ट होता है उसको कमजोर कर सकती है, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक यूज करने में। जी आमिर हुसैन जी है, डॉक्टर साहब, इफ यू हैव ऑयली स्किन शुड यू अप्लाई ऑयली अगेन एंड अगेन और नॉट? नहीं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बिल्कुल सिरे से और एकदम तुरंत प्रभाव से ऑयल बंद करना चाहिए, क्योंकि पहले आपकी स्किन ऑयली है, वो ऑयली डैंड्रफ बना रही है, फ्लेकिंग कर रही है, स्केलिंग कर रही है, हेयर लॉस कर रही है। तो अगर आप और उस पर ऑयल अप्लाई करेंगे तो डैंड्रफ बढ़ जाएगी, डैंड्रफ बढ़ेगी तो फ्लेकिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्लेकिंग बढ़ेगी तो हेयर लॉस होगा। तो ये चीजें सारी जुड़ी हुई हैं, तो तुरंत प्रभाव से आप ऑयल बंद कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि जो डैंड्रफ है वो स्कैल्प पे ही जम जाती है, और कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि वो हमारे शर्ट पे, कपड़ों पे झड़ जाती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस कंडीशंस में ऐसी दिक्कतें आती देखो, हैं? ड्राई डैंड्रफ होता है तो आमतौर पे वो शर्ट पे और बाकी जगह आता है। ऑयली डैंड्रफ आमतौर पे जम जाता है, ठीक है ना। ऑयल की प्रॉपर्टी होती है, वो डस्ट को अट्रैक्ट करती है, और डस्ट जब ऑयल के साथ मिलती है तो वो लेयर बना लेती है, तो वो फ्लेक की तरह से उड़ेगा नहीं, ठीक है ना, ड्राई फ्लेक की तरह से उड़ेगा नहीं, जैसे ड्राई डैंड्रफ में होता है। आमतौर पे उड़ने वाला जो ड्राई डैंड्रफ होता है वो कानों पे, शर्ट पे, सब जगह आपको दिखेगा। ये फर्क होता है बस। जी डॉक्टर साहब, क्या दवाइयों से ऑयली जो स्किन है उसको ठीक किया जा सकता है? काफी हद तक किया जा सकता है दवाई और लाइफस्टाइल से। तो दोस्तों, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, और लेकिन समय इजाजत आगे बढ़ने की नहीं दे रहा, तो मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। और अच्छा लगता है आपसे मिलके। मैं हर सैटरडे कोशिश करूंगा कि 5 बजे आपके साथ लाइव होता रहूं। आप अपना प्यार यूं ही देते रहिए, अपने प्रश्न भेजते रहिए। VSCA का यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे और VSCA के फेसबुक पेज पे भी आजकल बहुत सारे वीडियो डालते हैं, रील डालते हैं, वो वहां पे भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शनिवार 5 बजे। नमस्कार।